वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक। एकदम क्यों चुप कर गया? मैंने कहा आगे भी कुछ तारीफी थी कि आगे आप कुछ तारीफी कलिमात आप कहेंगे। अच्छा, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। एक्सप्रेसो को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ हैं और टेलीविजन सेट्स ऑन कर चुके हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत सुकून में इसलिए हो गए क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, बच्चे घर पे हैं। ये इसका टू वे इफेक्ट होता है, पता है? जब बच्चे घर पे होते हैं, अगर बच्चे घर पे हैं तो माँ बाप बिल्कुल सुकून से नहीं होते। इसका टू वे, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग कहते हैं कि जी बच्चे घर पे हैं, माएँ खासतौर पर सुबह उठना नहीं पड़ेगा, तैयार नहीं होना पड़ेगा, नाश्ता वगैरह नहीं बना के देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जाने बच्चे जब घर पे होते हैं तो फिर घर की हालत बुरी होती है। और ऑनलाइन क्लासेस जब बच्चे ले रहे होते हैं तो क्या उन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया हुआ था, शोर हो रहा होता है घर में और अजीब ही एक समा होता है। और क्लासेस का भी अजीब ही समा होता है क्योंकि टीचर को पता नहीं लग रहा होता कि कौन बोल रहा है। कभी-कभी मैं इन स्टूडेंट्स को बड़ा एनवी करती हूँ। जब हम पढ़ा करते थे, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो यार ऐसी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी। मतलब चिल सीन है ना। मतलब हमारे टाइम पे तो बैठ के क्लास नहीं, हमारे टाइम पे तो ऐसे प्रमोशन भी नहीं होती थी कि बैठे-बैठे बगैर इम्तिहानात के प्रमोट कर दिया जाए। सही बात है। यू नो, हमारी जनरेशन के अंदर कुछ शफकत महमूद नहीं थे, होने चाहिए थे। तो हम भी उनके आज के बच्चों की तरह थैंकफुल होते। लेकिन हमारी जनरेशन के टाइम पे भी ठीक ही था, तब निकल गया टाइम। खैर, हम थोड़ी सी मौसम की बात कर लें जी। आज मौसम अच्छा है। महकमा मौसमियात कुछ शहरों में अच्छा है, सब जगहों पे नहीं। महकमा मौसमियात ने पंजाब के कुछ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में आज पेशगोई की है कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और आज बादल लाहौर में है वैसे। बिल्कुल, मौसम सुबह सुबह बड़ा प्लेजेंट था। जब मैं ऑफिस आ रही थी तो बादल थे और मेरा दिल कर रहा था कि वॉक के लिए जाऊं, पार्क में जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ भी आना जरूरी है। फिर आपने कहा कि काम ही कर लेते हैं। खैर, इसमें भी हम बात करते रहेंगे। आज शो में भी बहुत कुछ है। कोविड ओब्वियसली हमारे शो का एक अब तो इंटीग्रल पार्ट बन गया हुआ है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स का भी जिक्र होगा और कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स भी हैं आज के दिन को लेकर। वो क्या है इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज कर लेते हैं हेडलाइन से। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई के खिलाफ मुतहर्रिक, 2.5 साल में आवाम को हकीकी तब्दीली नजर आएगी, वज़ीर-ए-आज़म का दावा। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर के मामले पर अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात। अपोजिशन इत्तेहाद का 8 माह बाद शिराजा बिखर गया। तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे और इम्तहानात कब और कैसे लिए जाएंगे, फैसला आज NCOC करेगी। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। सिंध हुकूमत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगाने का मुतालबा। कोरोना वबा में पाकिस्तानी उम्रा की सादत हासिल कर सकेंगे या नहीं, प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। और शाही किला लाहौर में दरियाफ्त होने वाली 400 साल पुरानी सुरंग की तफसील देखिए सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। हेडलाइंस आपने जानी और अब हम बात करेंगे बड़ी खबर की। वो हमारा न्यूज़ चैनल्स का जैसा अंदाज होता है ना कि बड़ी खबर में बात करें बड़ी लड़ाई की। तो बड़ी लड़ाई हो गई। आई मीन एक तकसीम हमें नजर आती है पीडीएम के हवाले से। सबसे पहले आज हम पीडीएम की ही बात करेंगे। 8 माह बाद ही ऑपोजिशन इत्तेहाद तकसीम का शिकार हो गया। सेनेट इलेक्शन के बाद इस्तीफों के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए, जिसके बाद दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हुई। एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने भी दिए गए, फिर सीज फायर भी हुआ। लेकिन सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात मजीद बढ़े और अब ये इत्तेहाद तकसीम होता नजर आ रहा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए बाप पार्टी से वोट लेने पर पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। बिल्कुल। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस की मजम्मत करते हुए मुस्लिम लीग नून के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। मुस्लिम लीग नून, JUI, फे समेत अपोजिशन की 5 जमातों ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार करते हुए 27 सेनेटर्स पर मुश्तमिल एक आज़ाद अपोजिशन ग्रुप बना लिया। और उसके अलावा सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर आजम नज़ीर तारा ने इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नमेंट ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए। इस तोहफे के वर्ड पे भी कल बड़ी बहस रही सेनेट के अंदर। और दूसरी जानिब जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ तो उसमें से कुछ खबरें ऐसी आई कि जिसमें यह बात की गई कि पीपल्स पार्टी किसी बात को जवाबदेह नहीं है और हम पे उंगलियां उठाने वाले अपनी सियासी तारीख पे नजर दौड़ाएं। इस तरह के जुमलों की भी जराए से खबरें आ रही हैं कि इस किस्म के जुमले भी सामने आए। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन का चैलेंज छोड़िए, महंगाई का चैलेंज अपनी जगह। और वजीर आजम ने एक बार फिर भला क्या कहा, 2.5 साल में तब्दीली आ जाएगी, नजर आएगी। इस वक्त हमें अली नवाज अवान साहब ज्वाइन करें, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और मामले खुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। अली भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
जी अल्लाह में बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। 2.5 साल में, पहले 2.5 साल में ऐसा क्या नहीं हुआ जो अगले 2.5 साल में होगा और हकीकी तब्दीली नजर आ जाएगी? वजीर आजम ने कल फिर कह दिया। अब हम थोड़ा ना इंजॉय करने लगे हैं स्टेटमेंट को कि वजीर आजम हर थोड़ी देर से बात कहते हैं कि अब आएगी तब्दीली, आती नहीं है। सर देखें, फील करने की बात है। हम जो पॉजिटिव न्यूज है उसको इस तरह से एलैबोरेट नहीं कर सके, इस तरह मार्केट नहीं कर सके। तो ये बहुत छोटी न्यूज नहीं है कि आपकी डॉलर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 18 रुपए अप्रिशिएट पाकिस्तानी रुपये हुआ है। हमेशा आपने दुनिया में देखा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा होगा कि 14 रुपए पे शुरू हुआ था, आज 152 रुपीज पे पहुंचा हुआ है। कभी इससे पहले अप्रिशिएट नहीं हुआ। आपने पहले देखा उसे आर्टिफिशियली रखा गया। आपने देखा पाकिस्तान की रिमिटेंसेस 27-28 अरब रुपए पे पहुंच गई जो 20 अरब डॉलर पे थी। आपकी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ आ रही है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है। अब ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, कार की इंडस्ट्री है, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है वो ट्रिपल शिफ्ट के अंदर काम कर रही है। दुनिया के अगेंस्ट तो पाकिस्तान बिहेव नहीं कर सकता। इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। हमें ये चीज समझ नहीं आती। आपको पता है कि इंग्लैंड जो मुल्क है उसकी जो पूरे आलम इस्लाम के मुल्कों को इकट्ठा करें तो उसकी जीडीपी बनती है और वो उसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जर्मनी जो वर्ल्ड रिसेशन सह गया था, इन कोरोना को नहीं सह सका, उसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ट्रंप कोरोना के आने से पहले इलेक्शन के तमाम सर्विस में वो क्लीन स्वीप कर रहा था और इलेक्शन के बाद, कोरोना के बाद वो इलेक्शन हार गया। पर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दूसरी तरह बिहेव करते, शायद एंजॉय भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे इस चीज को। बट हमें इन चीजों को पूरी दुनिया को एज अ ग्लोबल वर्ल्ड लेना पड़ेगा ना। दुनिया में जो पेंडेमिक आई है कोविड, अभी तक पाकिस्तान चौथा वो मुल्क है जो इसमें से इस तरह बाहर निकला है। हमारी वी शेप रिकवरी आई है। इससे पहले बड़ा आसान था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी कि वो आता पुरानी गवर्नमेंट की तरह लोन्स लेता, डॉलर को अप्रिशिएट ना होने देता। सर बहुत दिए आपने लोन्स, तो डेट टू जीडीपी रेशियो 94% पे पहुंच गया हुआ है। तारीख का सबसे बड़ा लोन इस वक्त हम कर रहे हैं। हमारा डेट को 2700 अरब पे पहुंच गया। लोन तो बहुत ज्यादा है अली भाई, वो तो खैर बात दूर तक निकल जाएगी है। कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल सिचुएशन, मैंने आपका इकोनॉमी पे नैरेटिव ले लिया, दोबारा भी जी बात को क्लियर कर ले। आपने एक बहुत हतमी राय दे दी। डेट टू जीडीपी रेशियो, आप मुझे बताएं कि जो मुल्क में 10 साल के अंदर 2600 अरब रुपए का डेट बढ़ा हो और उसकी जो डेट रीशेड्यूलिंग करानी हो, डेट रीपेमेंट करनी हो, तो आप बताएं उसका क्या तरीकाकार है? आप मुझे बताएं कि स्टेट बैंक से पिछले 1.5 साल में कोई बोरोइंग हुई है? आप ये भी कौम को बताएं। क्या स्टेट बैंक को मुस्तहकम किया गया है? आप ये मुझे बताएं। जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट लाया गया, क्या इससे पहले ये पाकिस्तान के अंदर था कि इंटरवेंशन होती थी स्टेट बैंक के अंदर? और आगे पूरी दुनिया के जो हालात हैं इस वक्त वो आपके सामने। हम अलग तो बिहेव नहीं कर सकते पर हम अच्छी तरह उसको डील कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपकी वो बात मैं उस हद तक एग्री करता हूँ। एक आम आदमी को इन डायनेमिक्स का नहीं पता। आम बंदे को जो मसाइल हैं वो उसके पेट से रिलेटेड, उसके किचन से रिलेटेड है और उसमें अंदर जो महंगाई आई है उससे आम बंदा परेशान है। पर इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी काबू पाया जाए। ठीक है चले। अब चूंकि ये सारे आशारिये ऐसे है ना कि इसमें बड़ी डिटेल में बहस हो सकती है। इस वक्त इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ी है, कर्जा हमारा कितना है, इस सारी चीज़ों पर बात हो सकती है। लेकिन ओबियसली मौजू हमारा थोड़ा मुख्तलिफ है। जो पीडीएम की इस वक्त सूरत हाल है, पीडीएम के अंदर जो इत्तेहाद है उसके अंदर हम एक तकसीम देखते हैं। पीडीएम आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रही है। दूसरी जानिब इस वक्त जो सबसे अहम नुकता है वो ये है कि नून लीग इल्ज़ाम पीपीपी पे ये लगा रही है कि उनके साथ हुकूमती नुमाइंदगी यानी कि बाप की नुमाइंदगी शामिल है और इस वजह से वो एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट उनको मूव करनी चाहिए और खुद चेयरमैन सेनेट हो जाना चाहिए यूसुफ रजा गिलानी को, जो कि नंबर्स को देखते हुए बात सही भी लगती है। तो आप इस तकसीम को पीडीएम की कैसे देख रहे हैं और आपको लगता है कि पीडीएम कोई खतरा नहीं रहा हुकूमत के लिए? देखिए, नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान है, इनकी हिस्ट्री देखें, ये इनके पर्सनल गेन्स के लिए किसी को भी ज़बा कर सकते हैं। अब ये क्या कि हुकूमती अरकान के वोट से यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने तो ठीक है, हुकूमती अरकान के वोट से चेयरमैन अपोजिशन लीडर बने तो गलत है। मौलाना फजल रहमान डिक्टेटर उनके लिए बुरा है, वो पर मुशर्रफ को वोट देके वर्दी में सदर तो बनवा सकते हैं, बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनके लिए बुरी है क्योंकि उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये इनकी मुनाफत से बड़ी सियासत है और ये आपस में करते रहेंगे। अगर आप ये समझ लीजिए यहाँ रुक जाएंगे, ये नहीं रुकेंगे। जहां कोई पर्सनल गेन्स आएंगे, कहीं भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, ये दोबारा इकट्ठे भी हो जाएंगे और फिर छोटी सी अपॉर्चुनिटी आएगी दोबारा लड़ने भी लग जाएंगे। देखिए, जब तहरीक चलती है कोई उसके पीछे नजरिया होता है।
उसके पीछे कोई सोच होती है, उसके पीछे कोई सिमत होती है, उसके पीछे बहुत सी कुर्बानियां होती हैं। मुझे बताएं इन दोनों पार्टियों में, अगर पीपल्स पार्टी की तो फिर मैं कहूंगा काफी हद तक उनकी बहुत सी कुर्बानियां हैं मौजूद है, वो कोई पार्टी तो है। ये नून लीग की कौन सी कुर्बानी? नून लीग वो पार्टी है, ये पहले हुकूमत में आए थे और उसके बाद इन लोगों को इन्होंने पार्टी बनानी शुरू की थी 1978 में। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी हिस्ट्री। अभी वो साहब जिंदा हैं, उनके पास ये सेक्रेटरी जनरल तरीके इस्तकलाल, उनके पास ये टिकट लेने गए थे तरीके इस्तकलाल का, उनको नहीं मिला था। फिर ये काउंसलर का इलेक्शन हार गए, फिर ये डायरेक्ट इनको 80s में इनको वजीरे पहले खेल बनाया गया, उसमें नाकाम हुए, फिर वजीरे फाइनेंस बनाया गया, फिर 50 में वजीरे आला बना दिया गया, फिर 88 में आपको मेहरान बैंक ISI से पैसे लेके 90 में गवर्नमेंट दिलाई गई। तो ये तो वो है। फिर इनकी पार्टी बनी, कभी IJ थी, कभी 7 सितारे थे, कभी 9 सितारे थे। ये जमात तो कोई नहीं है ना, ये पर्सनल गेन्स के ऊपर खड़े हैं ये लोग। सही सही। सर, वजीर आजम ने चीनी सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की मंजूरी दे दी है। ये कानून क्या है और इसके तहत चीनी सट्टेबाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई का तरीकाकार होगा? अभी वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए हो क्या रहा है। अब ये देखें, पाकिस्तान के अंदर जो चीनी है उसकी जो प्रोडक्शन टाइम है वो 150 डेज है। 4 महीने के अंदर चीनी का जो एक प्रोसेस है पूरा, जहां वो शुगर केन से चीनी के अंदर कन्वर्ट होती है, वो 4 महीने का प्रोसेस है और आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। स्टॉक्स आपके पास पहुंच जाते हैं, स्टॉक्स पड़े हुए हैं और चीनी की कीमत ऊपर जा रही है। अब आप कहना डेली बेसिस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें चीनी बढ़ानी पड़ रही है। कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं, कोई यूटिलिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं, कोई किसी चीज की कोई इस तरह का इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से हमें वो चीनी बढ़ानी, उसकी प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। चीनी एक ही जगह मौजूद है, एक ही जगह, कहीं एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट नहीं हो रही और सिर्फ पर्चियों के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर उसके अंदर एक शो किया जा रहा है कि मैंने आपसे चीनी ली। इसमें अली नवाज साहब एक ट्वीट किए जहांगीर तरीन साहब ने, उन्होंने कहा जो फ्यूचर सेल का कॉन्सेप्ट है ना, ये आज का नहीं है, ये पुराना है और ये डिक्लेयर्ड होता है, ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है जिसको आप किसी तौर पे होल्डिंग से तशबीह नहीं दे सकते। मैं आपको बता, जहांगीर तरीन साहब फ्यूचर जी, मैं आप सही कह रहे हैं। ये आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाएं तो फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं, पर वो रेगुलेटेड है ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप रेगुलेटेड है, पर्चियां रेगुलेटेड है। हम ये कह रहे हैं मुझे रेगुलेट करने जा रहे हैं। फ्यूचर फॉरवर्डिंग परचेज आप करते हैं, बिल्कुल हेजिंग करते हैं, आप बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, मैं आपको बता सकता हूँ। बट ये तो कहीं नहीं ना, आप मुझे बता दें कि आप दुकान पे गए ही नहीं, आपने व्हाट्सएप किया, उसने आपको कहा हाँ जी मैंने 2 टन चीनी आपकी लिख दी है। उसी व्हाट्सएप से मैं दूसरी तरफ गया, उसने कहा मेरे पास 2 टन चीनी है, उसने कहा ओके मैं इतनी प्राइस में ले लेता हूँ। वही व्हाट्सएप ग्रुप चौथे के पास गया। ये तो एक सट्टाबाजी है। There is a huge difference between future contract and सट्टाबाजी। आप जब सट्टाबाजी करते हैं तो जानबूझ के मार्केट के अंदर शो करते हैं कि चीनी मौजूद नहीं है, जब स्टॉक्स मौजूद है तो फिर तो ये होता है, फिर तो आपको इनको रोकना पड़ता है। यही देखिए मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी का काम आता है। इसी तरह आपको इस तरह का लॉ लेके आना पड़ेगा जहां सट्टाबाजी ना कर। चले हम उम्मीद करते हैं कि जो वन विंडो आ रहा है अली भाई, इस विंडो के अंदर कोई और विंडो ना हो, एक ही विंडो हो, क्योंकि उम्मीद तौर पे वन विंडो के अंदर एक और विंडो होती है, दैट कॉजेस अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान के साथ 70 साल में इतना कुछ हो चुका है कि लोगों को यकीन ही नहीं आता कि कोई पाकिस्तानी नहीं। चले देखते हैं, अल्लाह करे कि अच्छा हो और आवाम के लिए बेहतरी, अल्टीमेटली आवाम के लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। अब कुछ डिटेल्स ऐसी चीजें हैं खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, तो इट रियली नीड्स अ लॉन्ग टाइम टू डिस्कस, लेकिन पॉलिटिक्स भी है और इकोनॉमी भी है, इस पर इंशाल्लाह डिटेल भी बात करेंगे और देखेंगे क्या वाकई हुकूमत का जो दावा है वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो उसका फायदा आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा, ये सबसे की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और बात करते हैं आपके साथ कोविड सिचुएशन की। आपको पता है दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त कोरोना के मजीद केसेस हो रहे हैं, वार तेज हो चुके हैं। जो एवरेज है वो थोड़ी सी कल मुझे लगा कम हुई है, 9% पे आई है, लेकिन ओबियसली 9% इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम 14% को हिट करके आए हैं। मुल्क भर में इस वक्त मस्बत केसेस की जो शरह है, जैसा कि हमने कहा, तकरीबन 9 से 10% के दरमियान है। NCOC की जानिब से पाबंदियाँ मजीद सख्त की जा रही हैं और आज से सिंध में 8वीं जमात तक जो तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स हैं उनको फिजिकली
बंद कर दिया गया है। ताहम अगर ऑनलाइन तालीम की बात करें या क्लासेस की बात करें तो दीगर सूबों में तालीमी इदारों के हवाले से आज NCOC का इजलास हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन जारी है और इस इजलास में जो कि आज हो रहा है इसमें बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम और वज़राए सेहत जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेकर मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं उनके खुले रहने या बंद रखने का फैसला किया जाएगा। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना वबा के फैलने के पेश नज़र पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों से जो बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन है और हवाई सफ़र है उसको बंद करने का मुतालबा किया। और मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सतह पर वैक्सीन लगाने का अमल है वो जारी है। ताहम सेनेट में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की कीमत के खिलाफ ऑपोजिशन की पेश करदा करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में रूसी वैक्सीन जिसकी आलमी सतह पर कीमत 1500 रुपए है, पाकिस्तान में ये वैक्सीन 8400 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जो आवाम के साथ ज्यादती है। इसलिए रूसी वैक्सीन की कीमतों में कमी की जाए या मुफ्त तकसीम की जाए, इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जावेद असगर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। गुड डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मुल्क भर में कोरोना वबा हर गुजरते दिन के साथ तेजी से जो है ये फैल रही है और गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को मजीद क्या इकदाम उठाने की जरूरत है? जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और मेरा नाम डॉक्टर राना जवाद असद है। देखिए, जो इक़दामात कोरोना की तीसरी वेव को कम करने के लिए ज़रूरी हैं वो वही हैं जो हम एक साल से जिनकी तकलीफ कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के SOPs में शामिल हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा और अहम यह है कि जब भी आप किसी पब्लिक स्पेस पे हो, यानी किसी दफ्तर में हो, मार्केट में हो, दुकानों के अंदर हो, तो आपने मास्क पहना हो। जहां भी आपके नज़दीक और लोग आ रहे हैं वहां हर शख्स ने मास्क पहना हो। 95% एटलीस्ट हमें कंप्लायंस की करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जब आप मास्क पहनते हैं तो आप दूसरे को बचा रहे होते हैं, और जब दूसरा पहन के आता है तो वो आपको बचा रहा होता है। तो ये हमें बाहमी हमारे बचाव का हथियार है। दूसरा जो है, जो अहम है अब आजकल के दिनों के अंदर, वो ये है कि हम हर कमरे के अंदर, हर दफ्तर के कमरे के अंदर, हर दुकान के अंदर खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें। जो कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल एयर कंडीशन चलाए जाए और कमर्शियल जगहों पे या दफातर को ठंडा रखा जाए, मेरे ख्याल से और मेरी तजवीज़ है कि इस साल गर्मियों के आप परहेज करें और उसकी बजाय अपने दफातर के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगवाएं, छत वाले पंखे लगाएं, ताकि हवा साकिन ना हो आपके अंदर और फ्रेश हवा जो है वो अंदर रहे। और सिर्फ ये काम करने से हम ट्रांसमिशन का खतरा कई गुना कम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। तीसरा जी अननेसेसरी क्राउड्स पे ना जाइए, मार्केट्स पे ना जाइए। और चौथी जो बड़ी बात है जिस पे आज शायद फैसला भी होगा, स्कूल खोलने से अभी मेरा एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट अभी परहेज करना चाहिए। ठीक है, आप अभी कह रहे हैं कि स्कूल्स अभी ओब्वियसली नहीं खुलने चाहिए। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, खासतौर पे जो मेट्रोपॉलिटन जो बड़े शहर हैं हमारे, उन सिटीज़ के हवाले से, जैसे लाहौर है या कराची है, हमारा एयर पोल्यूशन इंडेक्स बहुत डिस्टर्ब रहता है और ये इंडेक्स बहुत, इसके अंदर जो पोल्यूशन है हवा के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो वबाई अमराज हैं वो भी फैलते हैं। कोविड भी ओब्वियसली चूँकि एक वबाई मरज़ है और इस वक्त उसके लिए भी एहतियात ज़रूरी है। तो ओवरऑल डॉक्टर साहब आप क्या तफवीज़ करते हैं? क्या हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल में एक तब्दीली की ज़रूरत है? अगर वो करें तो कैसे करें? पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लोग छोटी जगहों पे, तंग जगहों पे रहते हैं, लाइफस्टाइल्स कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, बड़े हेल्दी नहीं है, तो क्या करें? बिल्कुल। देखिए, ये एक माशरत की तब्दीली आई है। मैंने अपने बचपन के अंदर ये देखा है कि किसी का अगर 3 या 4 मरले का भी घर होता था तो वो भी अपनी छत के ऊपर कुछ ना कुछ गमलों के अंदर पौधे उसने लगाए होते थे, कोई मोतिया के, कोई गुलाब के। और जो बड़ा घर होता था उसके अंदर दरख्त ज्यादा लगाए जाते थे। कच्चे घरों के अंदर मैंने देखा है, छोटे छोटे शहरों के अंदर लोगों ने अनार के दरख्त लगाए हुए अपने छोटे छोटे शहरों में। ये मैं बड़े घरों की बात नहीं कर रहा, ये लेस देन 5 मरला हाउस की बात कर रहा हूँ। लेकिन और उन घरों में लोग भी ज्यादा रहते थे आज की निस्बत। अब हमारे घर बड़े हो गए हैं लेकिन अब वहाँ पे सब्जा ना होने के बराबर रह गया है। आप अब ये देख लीजिए कि आपके लाहौर शहर के अंदर अभी भी कंपेयर टू अदर सिटीज घरों के अंदर हमें लॉन मिल जाता है, दरख्त मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में हो तो एक कमर्शियल कॉन्सेप्ट इतना आ गया हुआ है कि कोई भी खुली जगह अपने घर की नहीं छोड़ना चाहता और उसको कमरों के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है। तो उसके साथ हमारी हाउसिंग सोसाइटी बनी,
अनइंटेंडेड, वो 10-10, 20-20 साल तक उन्होंने जंगल था, वो बाग थे, वो खेत थे, उनको खत्म कर दिया। तो ये सारा जो कलेक्टिव रीजन हुआ है कि अब लाहौर जैसे शहर में या हमारे दूसरे शहरों में जो पोल्यूशन के इंडेक्स बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल जो मौसम चल रहा है लाहौर का, काफी ड्राइनेस हुई हुई है, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है और नाक से ब्लीडिंग हो रही है, स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो चुकी है, क्रैक्ड स्किन है। कहा यह जा रहा है कि हाइड्रेटेड रखें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इस हवाले से कुछ बताएं। और कोविड की भी सिचुएशन है, तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, और बिल्कुल, और कोविड के अंदर हमें ये इल्म हो गया 1 साल के अंदर कि ये खुश्क मौसम पसंद करता है। यानी कि जब ये मौसम खुश्क होता है, ये ज्यादा तेजी से फैलता है, और जब भी नमी आ जाती है हवा के अंदर, तो ये इसकी जो स्प्रेड है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से ये मौसम बड़ा खतरनाक है। इसके लिए बिल्कुल पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी आपको वैसे भी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन ये अभी पूरे मुल्क में इस वक्त बड़ी खुश्क हवा है, और उससे अगर आप बचेंगे तो आप कोरोना से भी बचेंगे। जिस तरह अगर बाहर निकल, ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए लास्टली वैक्सीन के हवाले से जरा तजवीज़ देते जाइए। कुछ लोग रिलेक्टेंट हैं, आप जैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बात की बड़ी वैल्यू है, तो वैक्सीन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो लोग कतरा रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, क्विकली बता दीजिए। देखिए जी, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है, मेरे वालिद जो बड़ी उम्र के शख्स हैं उन्होंने भी लगवाई है। तो ये वैक्सीन जो भी आपको अवेलेबल हो, ये जितनी वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये बहुत सेफेस्ट वैक्सीन हैं। इनके लाखों लोगों को ये लग चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर, और कोई हमें सीरियस साइड इफेक्ट या डेथ नहीं मिली अभी तक। ये बहुत बड़ी बात होती है वैक्सीन के लिए। और वैक्सीन आपको, अभी आपके पास 0% प्रोटेक्शन है, वो अगर आपको 80% प्रोटेक्शन दे देती है, तो ये सोचिए कि आप कितनी बड़ी बीमारी से और कितने बड़े अखराजात से। डॉक्टर राना जवाद असगर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे अपनी राय हम तक पहुंचाई। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। वी हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग मामलात शुरू हुआ चाहते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और प्रोग्राम में आगे बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से। आपको पता है जहां सारे मामला डिस्टर्ब हुए हैं, मुतासर हुए हैं, वहीं पे लोग हज और उम्रा की सादत से भी महरूम रह गए थे इसकी वजह से। और इस बार रहमतों और बरकतों और बख्शिश का महीना रमज़ान चूँकि आया चाहता है, उम्रा ज़ायरीन के लिए इस मौके पर सऊदी जो मजहबी उमूर की वजारत है उसकी जानिब से क्या इंतजाम हैं, और पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर की जानिब से वैक्सीन के हवाले से क्या हिदायत की गई हैं, इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हमांगी और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब टेलीफोन लाइन पे हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। सबसे पहले बल्कि सऊदी हुकूमत के हवाले से पूछ लेते हैं कि उनके क्या राब्ता है और सऊदी हुकूमत क्या चाह रही है सारी सूरत हाल पे। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक और रमज़ान हमें नसीब होने जा रहा है, फिर उसके बाद ओबियसली हज की भी सादत हासिल करने के लिए पाकिस्तानी जाएंगे। तो इस वक्त जो सऊदिया की वजारत मजहबी उमूर हैं उनकी क्या हिदायत हैं और वैक्सीन को लेकर हमारी क्या तैयारी है ओवरऑल, ज़रा सऊदिया के रेफरेंस से हमें बताइएगा क्या इस वक्त मामलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहले तो गुजारिश ये है कि सऊदी अरब में वजारत हज उम्रा और वजारत मजहबी उमूर दो अलग-अलग वजारतें। ठीक है। वजारत हज उम्रा जो है उसने ऐलान किया है, और अभी तक ये ऐलान सिर्फ मेरा ख्याल है दाखिल सऊदी अरब में जो लोग हैं उनके लिए है। ठीक है कि जो लोग वैक्सीन लगवा लेंगे वो हरम शरीफ में उम्रा कर सकेंगे। वो भी एक निज़ाम है, ऐप उन्होंने बनाया हुआ है, एक सिस्टम जो है उसके तहत वो जो है उम्रा और मस्जिद नबवी, और मस्जिद नबवी में तो नहीं लेकिन मक्का मुकरमा में हरम शरीफ में दाखिला उसी ऐप के जरिए होता है नमाजों के लिए। मस्जिद नबवी में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर पे सलाम के लिए लोग जाते हैं, उस वो जो है वहाँ ऐप के जरिए जो है वो दाखिला वो एक स्पीकर लगा दिया जाता है, उससे वो चेक कर लेते हैं। अभी तक जो खारजी उम्रा जिसे आप कहें बाहर से आने वालों के लिए जो है वो कोई तालीमात सऊदी अरब की नहीं आई हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए हिदायत दे रखी हैं कि जो भी सऊदी हुकूमत तय करती है, जो भी तरतीब बनाती है, हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि हम अपने जो हज्जाज हैं, ज़ायरीन हैं, उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन अभी तक सऊदी हुकूमत ने चूंकि इंतजामात तो वो कर रहे हैं, माशाअल्लाह सऊदी हुकूमत का जो निज़ाम है हज उम्रा का वो बड़ा मजबूत है,
बहुत ज्यादा खुद निगरानी करते हैं। सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, और चूँकि हज की जो कमेटी है उसके सरबराह सऊदी अरब के वजीर दाखिला हैं, तो वो खुद आके बैठ जाते हैं मक्का मुकरमा में और इन सारे अमूर के लिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज, चूँकि हज का जो मामला है ये भी हमें जहन में रहना चाहिए कि जो फ्लाइटों की सूरत हाल है, जो इस वक्त कोरोना की वजह से एक बहुत ज्यादा, यानी जो टिकट 1,20,000 की थी वो तकरीबन 2.5-3 लाख पे चली गई है। उस लोग का भी यही होगा। बाकी चीजें भी, तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए सऊदी अरब की हुकूमत जो पॉलिसी देगी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर, मोहतरम जनाब नूरुल हक कादरी साहब हमारे सेक्रेटरी मजहबी उमूर जो है, वो सारे इसके ऊपर बड़ा फोकस किए हुए हैं और वजीर आजम साहब इस मामले में मुकम्मल हिदायत दे चुके हैं कि किसी किस्म की ज़ायरीन और हज के जो हुज्जाज हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मौलाना साहब ये बताइएगा कि उम्रा ज़ायरीन को वैक्सीन लगाने के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि 2 माह पहले, बल्कि इससे भी कुछ अर्सा पहले, जब ये बात आई थी कि जो ज़ायरीन हज के हैं, उम्रा के हैं, उनके लिए वैक्सीन का मामला, तो वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने डॉक्टर फैसल साहब को, जो हमारे एडवाइजर हैं सेहत के, उनको ये हिदायत दी थी कि प्रायोरिटी की बेस के ऊपर हज के जो हमारे हुज्जाज हैं, अगर सऊदी हुकूमत कोई शरायत रखती है तो उनके लिए इंशाअल्लाह वैक्सीन मुहैया की जाएगी। और इसमें कोई, और जहां तक मैं ये बात भी अर्ज करूंगा आपके जरिए, अभी चूंकि रमजान आ गया तो एक नेकी की बात और खैर की बात कि जो नफली उम्रा करने वाले लोग हैं, बिलाशुबा हर शख्स बैतुल्लाह जाना चाहता है, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी देना चाहता है, लेकिन अगर जिन लोगों ने नफली उम्रा करना है, अगर वो वही पैसे किसी कार खैर में किसी मुस्तहिक को दे दें, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात। सबसे पहले मुस्तहिकीन में ये देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ ये देख घर का ख्याल नहीं किया जाता, ज्यादा बाहर की और दिखावे की उसके ऊपर उनका ख्याल करें, फिर करीबी रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का। तो अगर ये हज ये जो उम्रा नफली उम्रा करने वाले हजरात हैं, अगर ये अपने पैसे किसी ये जो मुस्तहिक, ठीक है हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है और आपने जैसा कि कहा कि खैर की बात है और रमज़ान तो पैगाम ही खैर का है। और दूसरी जानिब हम यकीन रखते हैं कि इस दफ़ा भी उम्रे के लिए और हज के लिए ख़ास तौर पे बेहतरीन इंतजाम हों, पाकिस्तान के को उसी तरीके से लुक आफ्टर किया जाए, पाकिस्तान में भी और सऊदीया में भी, जिस तरह की हम तवक्को करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर हमसे बात की और बात होती रहेगी इस अहम मामले पर। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और ऐड करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आगे बढ़ते हैं। मेरा पाकिस्तान सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन मेरा पाकिस्तान चूंकि हिना ही करती हैं तो इन्होंने ये सेगमेंट बड़ा दिलचस्प किया और मेरे लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं स्केरी सा भी एक्सपीरियंस है, स्केरी सा था। और जो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं वो तो बहुत ज्यादा गौर से देखें और फिर सोचें कि यहाँ जा सकते हैं नहीं जा सकते। मैं इमरान से डिस्कस करी थी कि इमरान आप जा सकते हैं, तो इमरान ने कहा नहीं मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। तो इमरान जाना चाहेंगे देखने के बाद। कल लाहौर में ये लेके गई हैं हमें और वहाँ पे एक गार है, सुरंग है, सुरंग है, 400 साल पुरानी सुरंग है और वो बहुत नैरो हो जाती है आगे जाके और बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं नहीं बताऊंगी, ये भी मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको देखना पड़ेगा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान था। मुझे तो कुछ याद आ गया, मैं नहीं बताऊंगा क्या। देखते हैं जी, देखते हैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, देखते हैं क्या इसमें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरा पाकिस्तान के साथ मैं शाही कला में मौजूद हूँ, जहाँ 400 साल पुरानी एक सुरंग दरियाफ्त हुई है। आइए चल के जानते हैं सुरंग की कहानी क्या है। व्यूअर्स, इस वक्त हमें इस सेगमेंट में डायरेक्टर कंजर्वेशन एंड प्लानिंग नजमुल साकिब साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस सुरंग का कैसे पता चला, किसने दरियाफ्त की? असल में ये थोड़ी सी तवील है। इसके ऊपर हम 2019 में हम लोगों ने इस पे जब मकातिब खाना
और मोती मस्जिद पे काम शुरू किया इसकी रेस्टोरेशन का, कंजर्वेशन का। सो इसका मेन चीज़ इसमें होता है कि हमें ये मालूम करना होता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, बिल्डिंग्स सिंक कर रही है या क्या मसला हो रहा है, क्यों इसके साथ है। सो आप जैसे देख सकते हैं कि मकातिब खाना का फ़र्श जो है वो नीचा है और उसका पानी कहीं निकलता नहीं है। यही हाल मोती मस्जिद का भी था, उसका पानी बारिश का तमाम आता था, वहीं से कहीं से जाता नहीं था। सो वी स्टार्टेड विद द डिगिंग, इसका पानी कैसे होगा। मस्ट भी मुगल्स ने कभी कोई बिल्डिंग किसी वजह के बगैर नहीं बनाते थे, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम्स पे बड़ी उनको अबूर हासिल था। सो उसके ऊपर हमने एक इसका रिसर्च स्टार्ट की मोती मस्जिद से, एंड वी फाउंड इट आउट का उसका पानी निकलने का एक रास्ता था जो दीवार के साथ चल रहा था। सो वो हमने जब फाइंड आउट किया तो इस दीवार के बाहर हम आए, वहाँ पे हमें इसकी एक पूरी की पूरी जगह मिली। उससे हम लोगों ने लीड लेते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता आगे को चलते गए और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हमने इसको दरियाफ्त किया है। और ये लास्ट जो मानसून था उसमें ये मकातिब खाना और मोती मस्जिद का पानी इसी ड्रेन से हमने ड्रेन आउट किया है, जो दीवान आम से स्टार्ट होती है, इसके पास से गुजरती हुई ये आलमगीरी गेट के पास से निकलती, बाहर निकलती, जो बाहर के साइड पे दरिया हुआ था, ये पानी उस दरिया में जाके गिर जाता था। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये सुरंग 400 साल पुरानी है, क्या अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है? जी बिल्कुल, आप विजिट करें, इसके अंदर बाकायदा हम पैदल चल सकते हैं। तकरीबन 8 फुट के करीब ऊंची है, कुछ 3.5-4 फुट चौड़ी है और इसके अंदर अभी भी अपनी असली हालत में ये मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सुरंग कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है? देखें, इख्तिताम का तो ये मालूम है कि कहाँ ख़त्म होती है, क्योंकि आलमगीरी गेट के बाहर की साइड पे दरिया रावी चलता था, तो ये पानी स्लोप में वहाँ जाता था। जहाँ से शुरू होती है अभी हम, आपने देखा है दीवाने आम के लॉन्स में अभी तक हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से भी हमें मालूम पड़ता है कि इसके भी हिस्से कुछ निकल रहे हैं। सो ये फोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइड था, एक नॉर्दर्न साइड है, एक सदर्न साइड है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस सुरंग की लंबाई कितनी है और इसको बनाने का मकसद क्या था? अभी तक जो हमने इसको एक्सकेवेट की है, जिसको फंक्शनल ऑपरेशनल की है, वो तकरीबन 625 फुट के करीब हो चुकी है और अभी कितनी लंबी और मजीद है, वी डोंट नो, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। अच्छा सर, इस सुरंग में इंसान आसानी से चल सकता है, हवा और रोशनी का भी इंतजाम है, चिराग जलाने के लिए ताक भी हैं, तो क्या ये कोई खुफिया रास्ता था? देखिए, एक इसके पीछे वन कैन ऑलवेज से कि ये मैथ ज़रूर हो सकती है कि जब किले के अंदर कोई ऐसा रास्ता कि खुदा न खासा किला अगर ब्रीच कर जाता है, तो उस ब्रीच करने के बाद अगर किसी को आपको एस्केप रूट चाहिए तो एटलीस्ट दीज ड्रेन्स are always used as a escape route for the royals to basically come out and they can go through rivers पे से बाहर जा सकते थे। जो बाहर यूरोप में भी जो आपके चर्चेज़ हैं, जो आपके कैथेड्रल्स हैं, फोर्ट्स हैं, उसमें ये इस किस्म के हमेशा ड्रेनेज के ज़रिए ही एस्केप रूट्स बने होते थे। सो ये इसके ऊपर येस वी कैन से कि इतनी हाइट उसकी ज़रूर मौजूद थी कि इंसान आसानी से चल के उसमें गुजर सकता था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इतने साल ये सुरंग बंद रही है, इसकी वजह से क्या बाकी इमारतों को नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, ये ड्रेनेज जो है, पानी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी बिल्डिंग को तबाह करने के लिए मेन सोर्स होता है। आपकी इसकी फाउंडेशंस में अगर पानी जाता रहे तो उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग्स की जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और जब मिट्टी नरम पड़ती है तो उसका वज़न इतना होता है बिल्डिंग का, उसको सिंक करती है और बिल्डिंग आपस में क्रैक करती है। यही प्रॉब्लम मकातिब खाना था और जो उसके स्ट्रक्चरल क्रैक्स थे उसको स्टडी करने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इसका वजह क्या है और हमने उसी एंगल में जब इसकी एक्सकवेशंस की हैं, सो वी वर लकी दैट वी फाउंड द ओरिजिनल ड्रेन्स। और वो ड्रेन्स जो सी हैं, जो अब ऑपरेशनल ड्रेन्स हैं, हाइड्रोलिक जो आप कह सकते हैं, वो ड्रेन वाटर्स के लिए वो ड्रेन्स मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इस सुरंग की मुकम्मल खुदाई हो चुकी है और इसकी बहाली के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसकी मुकम्मल अभी खुदाई नहीं हुई, जैसे मैंने पहले बताया कि तकरीबन 625 फुट की लंबाई अभी हम एक्सकवेशन कर चुके हैं एंड वी आर होपिंग कि अभी स्टिल इसको ये फ्रिंज आउट करेगी और साइड्स पे जाएगी, तो मे बी अभी वी विल कैरी ऑन टिल वी फाइंड ऑल एंड्स और इसको पूरे एंड्स तक हम इस पर ले जा के फिर हम इसको फिनिश करेंगे इंशाल्लाह, इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। इंटरेस्टिंग, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच नजम साकिब साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम टू गिव अस आवर पॉइंट ऑफ व्यू। And we are right back
बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल, और दूसरे हिस्से में हमने आपको कहा था कुछ इंटरेस्टिंग, दिलचस्प एंड इन्फॉर्मेटिव एज यूजुअल एक्सप्रेसो में होता है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वक्त हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करें तो आपको ज़माना एक ना कदीम की हम अगर कुछ फिल्में और मूवीज़ भी देखें उसमें भी, और वैसे बिस्र से शुरू होने वाला एक खतरनाक खेल है जिसको फेंसिंग कहा जाता है, इसके हवाले से हम आज को आपको बताते हैं और आपकी सुबह थोड़ी सी दिलचस्प बनाते हैं। इसमें तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है जी, और तारीखी एतबार से हम अगर देखें तो तलवारें इंसान हमें मालूम है अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करता था। आप तो कला में भी गई हुई थी तो आपको पता ही है कि वहाँ पे उस वक्त तलवारें ही इस्तेमाल होती थी। लेकिन दूसरी जानिब ये तफरीह का सामान भी होता है, और फिल्मों और ड्रामास की हम अगर बात करें पुराने दौर पे जो बनते हैं तो मुख्तलिफ अशखास आपको नजर आता है कि दो अशखास तलवारों के साथ अपना दिफा करते नजर आते हैं, लड़ते नजर आते हैं। इसमें एक को हार मानना पड़ती है। इस खतरनाक खेल को ही फेंसिंग कहा जाता है, और इसकी ये जो दो उम्दा खिलाड़ी हैं ये आज हमारे पास में हमारी मेहमान हैं, और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दो फेंसिंग से, कायनात बंगिश और रोजी बक से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। पे इतना पॉज की दिया मेरे लिए बख्श है या बख्श है? आई वाज कंफ्यूज्ड नाम में। रोजी, हाउ आर यू? एंड कायनात, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी सर, हम ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कायनात, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये खेल कितना मुश्किल है, और इसके बारे में थोड़ा हमें भी बताएं। फेंसिंग एग्जैक्टली है क्या, जो लोग नहीं जानते कि फेंसिंग क्या है? मैम बेसिकली फेंसिंग अगर हम देखें तो हिस्ट्री में अगर देखें तो तलवारबाजी, मतलब सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं। तो मुश्किल तो जारी बात है कि हम बलसान जैसे शहर में रह के ये गेम खेल रहे हैं, बट इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं कि ये इतना ख़तरनाक है या लगती है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक जो हमारा वायर सिस्टम होता है उसके थ्रू होता है, पॉइंट सिस्टम होता है इसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का गेम है जी। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए कि इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से की और इसमें कितना वक्त लगता है जब आप इसे प्रोफेशनल सतह पे खेलना शुरू कर देते हैं? सर बेसिकली अगर मैं बोलूं कि हमने बलुस्तान में जैसे स्टार्ट लिया है तो हमारे पास कोई कोच ही नहीं था। हमारा जो ये फेंसिंग आया बलुस्तान में तो हमने विदाउट कोच, मतलब जो वीडियोस में था और इधर उधर हमने देखा था तो उधर से हमने सीखा है। फिर हमारा पाकिस्तान कैंप लगा, हम इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए थे तो उधर थोड़ा बहुत हमने वहाँ से सीखा। लेकिन अभी जब मैं कह रही हूँ कि हम जो प्लेयर हैं तो हम खुद के बिहाफ पे बने हैं, हमने जितना सीखा है खुद वीडियो से सीखा है। स्टिल हमारे पास कोई कोच नहीं है। तो जारी बात है टाइम तो बहुत लगता है। अभी तक हम इतने प्रोफेशनल भी नहीं हैं, मुझे लगता है हम इंटरनेशनल खेल चुके हैं फिर भी, तो जितना सीखा खुद से सीखा। अच्छा रोजी, मुझे ये बताएं कि ऐसा कभी हुआ कि फेंसिंग के दौरान कोई चोट लगी और आपने सोचा कि यार आज के बाद नहीं मैं खेलूंगी? यस मैम, पाकिस्तान कैंप में हम लोग का शायद चौथा दिन था, हमें बहुत ज्यादा चोटें लगी थी क्योंकि मैं न्यू थे, वहाँ की प्रैक्टिस और हमारी प्रैक्टिस में बहुत फर्क था। अच्छा। तो सोचा था कि हम लोग छोड़ देंगे लेकिन फिर भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं और वाह इस टाइम यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो इसमें हम अगर आप अपनी ट्रेनिंग जो कि आपने सिर्फ वीडियो से सीखी है, दो के जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, हमारी ख़वातीन बड़ी स्ट्रांग हैं खासतौर पे इस तरह की गेम्स और एथलेटिक्स वगैरह के हवाले से भी हम देखें, या मिक्स मार्शल आर्ट्स के भी कुछ प्लेयर्स से हमारी बात हुई है। बैनुल-अक़वामी सतह पे हम अगर मुख्तलिफ प्लेयर्स की बात करते हैं, कायनात और रोज़ी, तो आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या आप लोग इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर सकें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? यस सर, बिल्कुल हम कर सकते हैं। अच्छा, और हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है कि अपने बिहाफ पे कि हम लोग लड़ कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया। कायनात मुझे जी प्लीज पूछिए। कायनात मुझे ये बताइएगा कि आप लोग पढ़ते क्या हो? What do you study? मैम मैं अभी MSc कर रही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। इवन मेरे अभी एग्जाम स्टार्ट है ऑनलाइन और मैं यहाँ आई हूँ आज। अच्छा, तो मैनेज करना मुश्किल नहीं होता साथ साथ दोनों चीजों को? कैसे टाइम देते हो आप लोग? मैम ये तो हमारा शौक है गेम खेलना और ये, लेकिन फिर स्टडीज भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जारी बात है, जैसे स्ट्रगल करना होता है ना। बिल्कुल। तो बस मैनेज हो जाता है, कर लें, बस लगे हुए हैं। अच्छा, आम लाइफ के अंदर इसका फेंसिंग का कोई फायदा होता है? आम लाइफ के अंदर अपने दोस्तों में सेल्फ डिफेंस के लिए वैसे कभी लड़ाई होगी या दोस्त वगैरह घबराते होंगे, नहीं भाई इनसे बच के रहना जाहिर बात है होता तो है फायदा, बट ये है कि फ्रेंड्स के साथ हम बहुत पोलाइट रहते हैं, मतलब हम स्पोर्ट्स वाले होते भी बहुत पोलाइट लोग हैं, बट अगर कोई मैसअप करेगा तो जाहिर बात है फायदा भी होगा। तो लाज़मी है, फिर तो बनता है। अच्छा, मैं कुछ पिक्चर्स हम आपकी दिखा भी रहे हैं इस वक्त, ऐसा लगता है कि आपकी कुछ ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से भी कोई मुलाकात हुई है वजारत खेल में या बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कोई आपको कोई मुआवनत दी गई हो ताकि आप आगे बढ़ सकें इस खेल में?
सर पिछले ही हफ्ते मुझे इमर्जिंग अवार्ड से नवाजा गया है बलुचिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर था। अच्छा, तो ये सिर्फ अवार्ड तो ऑब्वियसली काफ़ी नहीं होते कायनात और रोज़ी, आपको हुकूमत की तरफ से कुछ फैसिलिटेशन सेंटर, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स, फिर कुछ एड्स चाहिए होती हैं, फंड्स चाहिए होते हैं ताकि अपनी गेम में आप आगे बढ़े और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाएं। तो ऐसी कोई मुआवनत दे रही है आपको बलूचिस्तान हुकूमत? जी सर, यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बलुचिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती। मतलब जैसे हमारा गेम है ये न्यू है थोड़ा सा, बलुचिस्तान की गवर्नमेंट फुटबॉल, हॉकी, जो मेन गेम्स होते हैं, क्रिकेट, उसको ज़्यादा फोकस में रखती हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं 3 साल से खेल रही हूँ, मैं सबसे सीनियर प्लेयर हूँ बलुचिस्तान में फेंसिंग की, तो मैंने आज तक नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने कभी हमें अप्रिसिएशन के लिए कभी 1000 रुपीज़ कभी कोई गिफ्ट वगैरह अनाउंस किया हो या हमें फंडिंग की हो। तो जितना भी किया हमने खुद से किया है। जी अच्छा, ठीक हो गया। ये खतरनाक खेल है और लड़कियां जनरली इस तरह के जो है ना स्पोर्ट्स को नहीं ऑप्ट करती। तो मुझे ये बताइए कि हौसला, हिम्मत, सपोर्ट कहाँ से आई? फैमिली में सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? मैम मैं ना बेसिकली एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे गर्ल्स को ना मैट्रिक के बाद ही मतलब उनकी शादी कर दी जाती है। तो मैं अपनी फैमिली की ऐसे पहली गर्ल हूँ कि आगे आई हूँ। तो अगर फैमिली ने मुझे जहाँ सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने बहुत किया है, तो वही मेरे साथ खड़े हैं। और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी बनता है ऑब्वियसली जितना आपकी अचीवमेंट्स का है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। लेकिन आपने जो पहला पॉइंट उठाया कि आज तक आपको, आपने एक मिसाल दी कि 1000 रुपए तक की सपोर्ट भी आपको बलूचिस्तान हुकूमत की, शर्मनाक बात है हमारी हुकूमतों के लिए कि हम पॉलिटिकल मनूवरिंग के ऊपर तो इतने पैसे लगा देते हैं, अरबों रुपए, लेकिन हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए उनको इतना नहीं कर सकते कि किसी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके उनकी ट्रेनिंग्स करवा दी जाएं, उन्हें कुछ स्कॉलरशिप दिलवा दिए जाएं, उनको कम से कम और नहीं तो उनकी डिग्रीज फ्री करा दी जाएं। ये भी हम नहीं कर सकते। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और अगर कोई ऑफिशियल्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट के इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह करे देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा एहसास करना चाहिए कि कितने ये टैलेंटेड लोग हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस वक्त अगर आपको सपोर्ट की जाती है तो आप पाकिस्तान को कहाँ रिप्रेजेंट करना चाहती हैं और इस खेल से पाकिस्तान के इमेज को क्या फायदा हो सकता है? कायनात एंड रोजी सर, मेरे ख्याल से मैं जहां अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट, मैं इंडिया में खेलना चाहती हूं। मतलब इंडिया की एक गर्ल है भवानी सिंह, जो मेरा गेम है, तो मैं चाहती हूं कि मैं इंडिया में उसके साथ मतलब मेरा कंपटीशन हो और मैं इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगी। इतने काबिल हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, रोजी काफी चुप बैठी है, खामोश है। रोजी, मुझे ये बताइए कि जितनी भी खवातीन आपको देख रही हैं और जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, स्पोर्ट्स को ऑप्ट करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा गेम है। यहाँ पे मतलब इसमें आए बहुत, मतलब इसके जो रूल्स है सेल्फ डिफेंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ही है कि कोई इसमें आए। अभी तक कभी सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरत पड़ी है? कभी किसी को तलवार निकाली या कभी कुछ ऐसा हुआ? तलवार साथ लेके थोड़ी वैसे डरते बहुत है लोग। चले, आई विश कि आप हमारे स्टूडियोज में, आप हमारे स्टूडियोज में होते तो हम जरूर थोड़ा सा कुछ आर्ट्स, कुछ ट्रिक्स आपसे सीख लेते और हिना से हम थोड़ी सी तलवारें चलवा लेते, लेकिन आप यहाँ पे नहीं है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो लोग अपने घर पे बैठ के, जैसे कि आपने अपने तौर पे इस गेम को सीखा और अब आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हो और आप कहते हैं कि हमें यकीन है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे न सिर्फ खेल सकते हैं भारत में, बल्कि हम जीत सकते हैं, तो कुछ तजवीज़ देना चाहेंगी जो बच्चियाँ, लड़कियाँ अगर घर पे सीखना चाहें तो कैसे सीखना शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? सर, ये हमारे जब अभी कोविड में चल रहे थे ना, हम लोग ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करवाते थे, क्योंकि अभी हम लोग 2 साल से मैं और कायनात प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। हाँ, क्वेटा बलूचिस्तान में चल रहे हैं, ठीक। तो इसलिए ये अवेलेबल है, अगर वो लोग हमसे कांटेक्ट करें तो हम लोग सिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया जा सकता है। इनका सोशल मीडिया आपको हमारे सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा, तो आप जरूर कायनात और रोजी को फॉलो करते हुए आप इनसे लर्न भी कर सकते हैं। एंड वंस अगेन जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। रोजी एंड कायनात, इट्स ग्रेट टू हैव यू। बहुत ही ज़बरदस्त, इतने दूर दराज इलाकों से आके आप एक बैनुल-अक़वामी खेल खेल रहे हैं और कामयाबी से खेल रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और फिर आपने हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया एक्सप्रेसो, तो ये हमारे लिए और भी खुशाइन बात है। रुकना नहीं है, अपनी मेहनत जारी रखनी है। इंशाल्लाह फ्यूचर is yours and thank you very much once again for joining us. ये 2 स्टार प्लेयर्स हमारी मौजूद थी और हम ऐसी शख्सियात सामने लाते रहते हैं। वंस अगेन हुकूमतों से हमारी गुजारिश है कि ये हमारा मुस्तकबिल है, इस पे पैसे लगाइए। पुल बनाने से, सड़कें बनाने से, सिर्फ इलेक्शंस के लिए काम कराने से नहीं होगा। अपनी नौजवान नस्ल से उनकी तालीम पे, उनके खेल पे इन्वेस्ट कीजिए, खवातीन पे इन्वेस्ट कीजिए। इफ यू वांट अ गुड सोसाइटी। ज़बरदस्त बात की है इमरान आपने। दिस इज व्हाट वी डू इन एक्सप्रेसो। ब्रेक बनती है, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने बात की थी खेल की ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन अब हम बात करेंगे एक और अहम सेगमेंट की। हमारा सेगमेंट होता है माइंड मैटर्स, जिसमें कुछ बहुत ही अहम किस्म के मौजूआत हम लेकर आते हैं। सो आज का माइंड मैटर्स थोड़ा सा हमने तब्दीली की माइंड मैटर्स में। हम यूजुअली इसको सेट के दूसरे हिस्से पे करते हैं। आज हमने कहा जरा बैठ के वन ऑन वन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। जो टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज रस्मे दुनिया भी है, हिना भी है और वकार साहब भी हैं। सो एज ऑलवेज जैसा मैं ही अनाउंस कर रही हूँ टॉपिक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे वकार साहब से कि अक्सर बच्चों को टाइटल्स दे दिए जाते हैं, नन्हे बच्चों को टाइटल्स दे दिए जाते हैं, नन्ना जो है ना साइंसदान, नन्ना दानिश्वर, प्रोफेसर। तो इस पे पूछेंगे, आइंस्टाइन तक इवन कह दिया जाता है। तो वकार साहब ये बताइएगा कि ये टाइटल्स देना क्या सही है या गलत है, ये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? टाइटल्स अगर तो आप फैमिली के अंदर कोई प्यार से देर से दे रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जिस हवाले से आप बात कर रही हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिस तरह आपकी जिस्मानी डेवलपमेंट होती है, इस तरह आपकी अकल की डेवलपमेंट होती है, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। वो सारे स्टेज को ऑनर करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस स्टेज पे क्या, मतलब एक बच्चा है मिसाल के तौर पे, अगर उसकी उम्र 10 साल से कम है और वो एक ऐसी चीज़ बोल रहा है जो कि अभी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा ही नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई भी इस तरह की लॉजिक है या कोई भी कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक उसका हिस्सा ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जो कि उसके अंदर अभी एब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं हुई, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स जो होती हैं वो नहीं पैदा हुई, लेकिन अब उसको जिस तरह फीड किया जाएगा, जो उसको बोला जाएगा वो तो आगे बोल रहा है। अच्छा, जो जुल्म है इस तरह के बच्चों पे, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को हवाला नहीं देना चाहता जिन पे इस तरह का प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर की नतीजे में उनको स्ट्रोक हुआ और फिर मसाइल हो गए। ये बहुत सारी इस तरह की मिसालें हमारे पास। जब भी आप बच्चे को देखिए, एक बच्चा है, आपने देखा है कि बच्चा जो है वो एक जज्बाती मखलूक है, शरीर जज्बाती मखलूक होती है, तो उसको दोनों तरह के जज्बात जो हैं वो दोनों तरह के इमोशंस को करता है, फेस करता है। मिसाल के तौर पे आप डिस्ट्रेस जो है वो भी एक इंतहा की फेस करेगा, लेकिन ईगो को प्रोटेक्शन करने के लिए उसका एक ऐसा दिफाई सिस्टम है जिसकी वजह से वो कह के भी उतने ही लगाएगा। ठीक है, जितना वो रोएगा जितनी शिद्दत से, उतनी शिद्दत से वो कह के भी लगाएगा। तो ये एक बेसिकली कुदरत का एक फितरत का एक मैकेनिज्म है। जब आप इससे निकाल के बच्चे को एक ऐसा करना चाहते हैं कि तुम एक दानिश्वर हो, कंपोज्ड हो जाओ इस तरीके से कि बिल्कुल जैसे तुम एक बड़े हो या ये बिल्कुल, तो ये एक बड़ी ये अच्छा, लेकिन इसमें फिर ये जीनियसनेस के साथ इसको डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? देखिए, क्योंकि सिर्फ एक टाइटल दे देना, आप मतलब यहाँ पे हमने वाजे करना होगा कि क्या मसला हमें सिर्फ टाइटल देने से है या उसको वही प्रोफेसर या डॉक्टर उस उम्र में समझने से है। इसको जरा वाजे कीजिए। देखिए, पहली तो बात यह है कि जब भी आप उसको एक ऐसी चीज़ में डालेंगे जिसमें वो इतना कॉन्शियस हो जाएगा कि उसके लिए मसलन एक बच्चा है, उसने बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया, आपने उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को बाहर ले गया, उसको इतना हाईलाइट कर दिया है कि वो पूरी दुनिया को चला गया। अब जी, अब उसकी एक बार जो है वो यहाँ पे चली गई सक्सेस की। एक तो ये ना, मैं कहता हूँ यार ठीक है आपने बहुत अच्छा किया, बस इस तरह जारी रखो, लेकिन एक है कि वो कहते हैं कि ये जो सक्सेस की बार यहाँ पे आई है ये नीचे तो नहीं आ सकती क्योंकि वालिदैन की बेइज्जती हो जाएगी, बड़ा मसला हो जाएगा, इसको या तो ऊपर रहना है या इसको सस्टेन रहना, अदरवाइज। अब एक बच्चा है, उसने कि अगर कहीं वो ए लेवल्स में 14 A+ ले लिए हैं या कोई इस तरह का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना, बिल्कुल ठीक है, तो इंसान ऐसा है नहीं कि बेसिकली इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो उसको इसी तरह को कंटिन्यू करता जाए। एक और चीज़ जो हमने कहा था, अवेना हमने एक दफ़ा किया था, जिसमें हमने कहा था कि एज ग्रेसफुली का एक कंसेप्ट दिया था, बिल्कुल, कि हमें एज जो है उसके साथ बड़ी अजीब प्रॉब्लम है कि हम जो बड़ी उम्र है लोग होता है, आपको पता है ख़वातीन और मर्द जो है वो उम्र छुपाते हैं बिकॉज वो एज ग्रेसफुली वाला कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। इसी तरीके से हम बच्चे को बच्चा भी नहीं रहना देता, हम ये नहीं ना यूथ को एंजॉय कर सकते ना एज, यानी बच्चा को बच्चे के तौर पर एंजॉय, आप बच्चा है मिसाल के तौर पर वो हंसता है तो उसके एक मुस्कुराहट में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की एक मरबूत हरकत है जिससे वो हंस रहा है। अब ये एक हैरत अंगेज चीज़ है, वो हमें हैरत में नहीं डालती, हमें हैरत में ये डालती है, हम ग्रेविटी हमें हैरत में नहीं डालती। अगर कोई चीज़ ज़मीन की तरफ गिर रही है ये कोई ऐसी हैरत वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कोई ये बताया कि कोई चीज़ ग्रेविटी का ये जो लॉ है तोड़ रही है तो वो हमारे लिए हैरत की बात है, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन कहने का मतलब विदाउट फोर्स मुमकिन नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो ऐसा माइंड सेट है जो कि ग्रेविटी को यानी कशिश की तरफ जो कोई चीज़ आ रही है उसके अंदर हैरत तो बेतहाशा है, मतलब मेरी तो पूरी ज़िंदगी इसी हैरत में गुजर सकती है कि ग्रेविटी क्या बड़ा फिनोमेना है, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए कोई न्यूटन, उसके लिए कोई इस तरह का जो फिक्स माइंडसेट नहीं होते। बच्चे की जो खूबसूरती है वो उसी में है जिसमें वो बच्चा अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नॉर्मल उस तरह कर रहा होता है। वो मैं अभी थोड़ी देर पहले जब हम बातें कर रहे थे तो एक हमारे दोस्त है हारून मलिक,
उन्होंने एक लिखा हुआ है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म है सीरियस मैन। अच्छा मैंने फिल्म नहीं देखी लेकिन आज मैं देखूंगा। ठीक है। वो कहते हैं कि जिसमें वो अपने मामूली जहानत की एक एवरेज से बच्चे आदि उसका है को एक जीनियस बच्चा ज़ाहिर करके खूब मालो दौलत और शोहरत कमाता है। इस फिल्म में बच्चा जब कहीं फंस जाता है, यानी किसी भी ऐसी जगह पे, कोई बच्चे का अपना कंटेंट तो नहीं है, फंसेगा बच्चा, तो वो ये वाला डायलॉग बोलता है, आई कांट डील विद प्रिमिटिव ब्रेन्स, प्रिमिटिव माइंड्स लाइक यू। तो इस तरीके से वो करके निकल जाता है। उसको जिस तरह उस बेचारे को सिखाया गया। अच्छा, बच्चे के साथ हमारे जो कुछ सोशल कैरेक्टर्स है सोशल मीडिया के ऊपर, इवन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कुछ बच्चे आके बैठते हैं और वो बड़ी इंस्पिरेशनल और अच्छी बातें, मतलब उनकी बातों की हद तक हम अगर सुने, एक तो ये केस है, इस केस को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा जैसे अरफा करीम का केस था, उनकी 2 के इलनेस डिजीज को हम उस तरीके से डिस्कस नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है कि बच्चे के ऊपर वो पड़ जाने वाला जो प्रेशर है वो बुरी तरह उसकी सेहत को मुतासिर करता है। और मे बी आरफा का केस कुछ ऐसा हो, हमें इसकी हकीकत का नहीं पता। तो फिर इससे बचे कैसे? वालिदैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या वो बच्चों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, बच्चों को जीनियस समझना या उनको बनाना जीनियस छोड़ दें कि हमारे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो? क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि उस स्टेज का एहतराम करें जिस स्टेज पे वो है, जिस स्टेज का मैदान और ये खेल जो है ये बुनियादी हक तस्लीम करता है। बच्चों का जो आलमी मुआहदा है उसमें ये बुनियादी हक है। आप उस बुनियादी हक को कंप्रोमाइज करने के लिए, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारा बच्चा जी बड़ा नाम, हमारा बच्चा जो है वो बड़ा नाम है, आपको पता नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ क्या मतलब उस तरह की ज्यादती कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इल्म और तजर्बे से मशरूत होती हैं। मैं एक 8 साल के बच्चे को ये शादी नहीं समझा सकता मिसाल के तौर पर। मैं उसको दुनिया हजारों किताबें पढ़ा दूं, मैं उसको उस पर अगर वो बोलना भी शुरू कर दे तो वो एक सतही चीज होगी, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो उसके साथ बालिग होगा, उसको फिर वो चीजें कुछ समझ आती। बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं ना, यानी जो मजमूआ ज़हानत का, यानी जिस तरह मेरी अभी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो एक 45 ईयर वाली है, ठीक है। जो जिस बहाने आपने अपनी उम्र बता दी, जिस तरीके से आप एज करते हैं उस इस तरीके से आपके जितना एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीजें भाई, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। आप क्यों एक बच्चे को उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 70 साल की एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस पे मरबूत फिक्रा जो है वो बोलेगा? अच्छा, तो साइंटिफिकली एक बच्चा अपनी एज से कितना बड़ा अगर रिएक्ट करे किसी भी मामले पे, नॉलेज को लेकर या हैबिट्स को लेकर, तो वो कंसिडरेबल है। साइकोलॉजिकली आप कहते हैं कि अगर बच्चा 10 साल का है तो कितनी एज लिमिट आगे तक वो करे तो ठीक है। देखिए, बात ये है कि वो अपने किसी सेट किसी फील्ड में करेगा, ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता कि वो कोई इस तरह करे। मैथमेटिक्स में अगर उसका रुझान बहुत अच्छा है, यानी वो उसको नंबर्स के साथ बहुत अच्छा है, तो उसके साथ अगर उसको शौक डेवलप हो गया, उसका बाप भी अगर मैथमेटिशियन है और उसने उसको मैथमेटिक्स स्पोर्ट्स में सिखाया है, तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि वो अपने जो साथ वाले बच्चे हैं उनसे 2-3 साल तक आ गए हो। लेकिन बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा जो है वो अल्लामा इकबाल की थॉट्स को समझता है, सारी की सारी अल्लामा इकबाल की सारी जो फिक्र है और अल्लामा इकबाल का जो सारा फलसफा है, वो बच्चा जो है वो 10 साल में उसको न सिर्फ समझता है बल्कि उसको स्पीच भी, यानी उसकी तबलीग भी कर रहा है। जल्दी से बता दें कि पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि एज जो है उसको रिस्पेक्ट किया करें, उसकी जो कॉग्निटिव जो अक्ली दर्जे कुदरत ने मुतय्यन किए हैं। और दूसरा यह है कि बच्चे की कुछ बुनियादी हकूक है, हंसना उसका बुनियादी हक है, खेलना उसका बुनियादी हक है। उसको कंपोज्ड नहीं रहना, उसको अगर आप कंपोज्ड किया तो स्ट्रेस एक खास जगह पे डेवलप होते बिल्कुल। तो जब बच्चे के साथ कुछ हो गया तो सारी आपकी ईगो भी गई, आपकी सारी वो सारी चीजें। कई केसेस हम देखते हैं कि बच्चे अंडर प्रेशर आके खत लिख के सुसाइड अटेम्प्ट्स का सुसाइड कर लेते हैं। जी हाँ, अगर एक बच्चा, मिसाल के तौर पे मैं जाते जाते एक बात करूं कि एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और वो बहुत शरीफ इस तरह कंपोज होकर बैठा हुआ है और उसकी उम्र मिसाल के तौर पे 6 या 7 साल है, तो मैं कहूँगा कि जल्दी से इस बच्चे को जरूर किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अच्छा। ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ठीक है। एनर्जी इस हद तक मतलब बच्चे के अंदर मैनर्ड बच्चा नहीं कह सकते कि तो बड़ा अच्छा है, शरीफ है। बिल्कुल, और बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि वो इतने कंपोज, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि आप देखिए कि आप, मेरा ख्याल है कि इमरान अगर 2 कॉफी की कप पी लें तो कोई कुर्सी तो कम से कम हिलाती रहेंगे। बिल्कुल। तो एक बच्चा जिसके अंदर एनर्जी के इतने ज़खायर हैं, तो वो जब तक कुछ छांगे मारता आपका नजर नहीं आएगा तो वो कैसे बच्चा है? चेयर क्यों हिलाता हूँ? कॉफी पीने की वजह से। Thank you so much, वकार साहब। हम यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद कीप वाचिंग एक्सप्रेसो। और हेल्थ एंड फिटनेस में एज यूजुअल खुशी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जरा पूछते हैं कि आज थोड़ा सा हमने कहा कि आज चेंज कर लें। यूजुअली हम एंड पे करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस, हमने कहा थोड़ी एक्सरसाइज आपको पहले कराते हैं और एंड पे हमारे पास ठीक है। सो मैं कहने वाली थी एंड पे हमारे पास सरप्राइज है, लेकिन चलिए आपने बता दिया। खुशी, ओवर टू यू। थैंक यू इमरान। आज मैं आपको बेसिकली रमज़ान से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगी कि उसमें
डाइट क्या करनी चाहिए। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग, सो इट्स जस्ट फ्यू डेज़ अवे। सो उसमें ये है कि ऑलरेडी हमारी बॉडी इंटरमिटेंट की बेसिकली स्टेट में होती है, जिसमें आपने फास्ट करना होता है। देयर इज़ नो वाटर, देयर इज़ नो फूड एंड डिटॉक्स हो रही होती है बॉडी। इट्स लाइक वेरी गुड फॉर योर बॉडी एज वेल। जो रमज़ान का मंथ होता है वो आपके लिए डिटॉक्स का होता है। उसमें ये है कि यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर। आपको कैफीन से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है, उससे डिहाइड्रेशन होती है। यू कैन हैव प्रोबायोटिक्स लाइक योगर्ट इन द मॉर्निंग, एग्स, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, बीन्स, ठीक है। ये चीज़ें हेल्दी होती हैं आपके लिए, डाइजेशन अच्छी होती है इसमें। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फाइबर, फ्रूट्स, वेजीज, ये चीज़ आप खा सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो है फ्राइड फूड अवॉइड करें, क्योंकि इवनिंग का टाइम होता भी ऐसा है कि यू शुड हैव अ वेरी लाइट मील। जितना लाइट रहेंगे, जितना अच्छा रहेंगे, उतना आपको है फ़ायदा होगा। इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट योर हेल्थ एज वेल। सो आप कोशिश करें कि जितना लाइट हो सकता है वो आप इवनिंग में लिया करें। नो डाउट कि सबको शौक़ है कि हम फ्राइड फूड खाएं, हैव दोज एज वेल बट नॉट एवरी डे। सो आज मैं आपको बेसिकली सबको शौक़ है कि हम एब्स की एक्सरसाइज करें, स्पेशली वुमेन के स्टमक है बाहर है। इट डजंट मीन कि आपका स्टमक अंदर चला जाएगा, बट इट्स वेरी गुड फॉर योर कोर मसल्स। आपकी जितनी कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी उतनी आपकी बैक स्ट्रॉन्ग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। Let's start with just simple exercises. Legs up and cross toe taps. अगर आप it's difficult for you, then single leg, then lift, then other leg. ये for beginners के लिए है जो या थोड़े old age. Okay, second exercise is leg raises. Same goes with same modification and up. Okay, so third exercise is Russian twist. Breathe out, keep your back straight. अगर आप ज़्यादा difficult हो रहा है आपके लिए, थोड़ी सी back आगे कर लें. Keep your stomach tight and exhale and exhale and exhale. Fourth one is heel to heel taps. ये बहुत easy है, ये सारे कर सकते हैं. 30 repetitions आपने करनी है and आप 2 to 3 times a week ये कर सकते हैं. I know everybody loves to do core exercises and I will show you more. आगे की हम कुछ सेशंस में और भी ज़्यादा कोर के वर्कआउट्स करेंगे जो बहुत इफेक्टिव हैं. 30 reps 3 sets क्योंकि बहुत easy exercises है and try this at home and it's very effective. So guys, I'll see you guys soon. Take care, Allah Hafiz. Wow, thank you so much खुशी. बट रमज़ान से पहले ही आपने लोगों को चौकस कर दिया है और फिटनेस और हेल्थ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त टिप्स दिए हैं. तकरीबन 9 दिन बाकी हैं, गालिबन 14 को उम्मीद है कि पहला रोज़ा हो जाएगा. सो अच्छा है, साथ साथ अपनी डाइट को अभी से प्लान कर लें और थोड़ा सा अपने ब्रेन को अभी से आप ट्रेन कर लें ताकि अगले 1 महीने के लिए बेहतरीन फ़ायदा हो आपको. और हेल्थ के लिए बेहतरीन एक्टिविटी है रोज़ा रखना. इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल्स. खैर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे. सरप्राइज इन्होंने पहले ही बता दिया है. ब्रेक के बाद वाओ, जबरदस्त गाना आपने सुना. क्या खूबसूरत आवाज़ है, एक्सप्रेशंस भी बहुत कमाल थे. और जो सरप्राइज़ का हमने आपसे वादा किया था और इमरान ने वो सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया था पहले बता के. हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ज़बरदस्त उभरती हुई गुलकारा से जिनका नाम है अलमास नायाब और बहुत खूबसूरत गाती हैं. इनका एक गाना आपने सुना, लाइव भी आपको सुनवाएंगे. इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं. गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि किससे इंस्पायर हुई आप और किससे इंस्पिरेशन ली? घर में किसने सपोर्ट किया? शौक पैदा कैसे हुआ गाना गाने का? एक्चुअली मुझे ना ख़ानदानी ये मिरास में मिला हुआ है. बिकॉज डैडी भी बहुत अच्छा गाते हैं और मेरी दादू भी बहुत अच्छा गाती थी. तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत जो भी सीखा मैंने उन्हीं से सीखा. तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मुझे मिली डैडी से. वो हारमोनियम पे गाया करते थे, क्लासिकल भी, गजल्स भी. तो मैं उनको देख के सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ. तो बचपन में आई थिंक 6 ईयर की जब मैंने फर्स्ट टाइम सिंग किया था कोई सॉन्ग. जी, कब से गा रही हैं? 6 साल की उम्र से. ओह, 6 साल की उम्र से. तो दिन में कितनी देर आप प्रयास करती हैं? मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती. अच्छा,
कभी भी नहीं की। ये पहली दफा जनरेशन याद नहीं करती, ये पुराने दौर की बात है, लेकिन उसके बावजूद यू गॉट अ वेरी गुड वोकल्स। आपका जो वोकल टोन है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और अच्छा आप गा रही हैं। अच्छा, दूसरा ये भी बताइए कि ये जो गाना हम आपका सुन रहे हैं, ये आपने खुद ऐसा गाना चाहा कि आप खुद ऐसा गाना चाहती थी, या चूंकि आजकल ट्रेंड इस किस्म का है, R&B टाइप के गाने बन रहे हैं, तो आपने कहा कि नहीं जैसा ट्रेंड है वैसा गाओ ताकि मशहूर हो जाओ, इस तरह का कोई सिलसिला? नहीं, ट्रेंड को मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप उस चीज़ को करो जो आपका दिल जिसके लिए आपका दिल राजी हो। आप बिल्कुल भी ट्रेंड को देख के मत चलें, क्योंकि आप ट्रेंड को देख के चलेंगे तो फिर आपको बहुत सारी आप गलत चीज़ें भी कर जाते हो। तो ट्रेंड को देख के मैंने नहीं किया। मुझे शायरी इसकी बहुत अच्छी लगी, कंपोजिशन मुझे जल्दी पसंद नहीं आती। मतलब मैं बहुत इस चीज़ में सेलेक्टिव हूँ, मुझे जल्दी पसंद नहीं आती। तो मैंने सोच समझ के जब सुनी, मेरी फ्रेंड तैयब है, उसने मुझे बोला कि लाइक फलां मेरा दोस्त है शम्स, वो तुम्हारे साथ कोलैब करना चाहता है। तो मैंने इसको बोला मुझे कंपोजिशन सुननी है। तो जब उसने सुनाई तो मैंने कहा कि डांस करो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे पहले भी मेरा एक सॉन्ग आया था, आप चूंकि इस्लामाबाद में हैं और सॉन्ग्स जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब है। चले, बहुत अच्छी बात है। अपना गाना कहते हैं अपने बच्चे की तरह होता है, बंदे को बहुत अजीज होता है। आप चूंकि इस्लामाबाद में हैं, तो इस्लामाबाद कंपैरेटिवली छोटा शहर है, उनके हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे किया आपने? इतने इस्लामाबाद में इतने प्रोडक्शन हाउस नहीं है। मेरा जो दोस्त है तैयब महर, उसके साथ ही मैं काम करती हूँ। सियालकोट में उनका स्टूडियो है। एंड सेकेंड लाहौर में जो है वो कुछ प्रोडक्शन हाउसेज है जिनके साथ मैं काम करती हूँ। इस्लामाबाद में भी हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, उनके साथ मैं काम नहीं करती। ठीक है, अब कर ही दें फरमाइश जो बिल्कुल नायाब। एक गाना तो हमने आपका सुना है, लेकिन एक और गाना है जो हम सुनना चाहेंगे, तो प्लीज सुना दें हमें गुनगुनाकर। आप तो बहुत खूबसूरत गाती हैं यार, लाइव गाना इज लिटरली अ टास्क। मैं भी इनका फैन हुआ हूं अभी लाइव सुनने के बाद। यू सिंग सो वेल, बहुत जबरदस्त और बड़ी ना इमरान, लाइव गाना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोग तो एक्सक्यूज कर देते हैं कि गला हमारा खराब है, गले का मसला है, लेकिन बहुत अच्छा गाया। कुछ और भी सुन लें? नहीं, बिल्कुल कुछ और भी सुन लेते हैं। और कुछ अगर ऐसा ही हो, वैसे आपका किसको सुनती हैं ज्यादा एज अ सिंगर? इंस्पिरेशन कौन है? सजाद अली। तो सजाद अली का कुछ सुना दीजिए, या किसी भी अपने फेवरेट सिंगर को अपना फेवरेट गाना सुनाइए पाकिस्तानी में। सजाद अली के गाने, हाँ ऑफ कोर्स, कोई भी सुना दें। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की म्यूजिक के अंदर, और मैंने अभी नायाब के हवाले से भी मुझे यही लगा कि जब ये लाइव गा रही हैं, बहुत क्लियर हैं, सुर बहुत अच्छे हैं, जगह बड़ी अच्छी प्रॉपर कह रही हैं, लेकिन जब आप माइक के ऊपर आते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाता है। नायाब, ऐसा होता है कि जब आप माइक पे रिकॉर्ड करवाते हो गाना तो आप अपना फुल नहीं दे पाते हो जो आप नेचुरली गाने में दे रहे होते हैं, जैसे हमने डिफरेंस अभी फील भी किया? स्टूडियो में मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन लाइव कॉन्सर्ट जब करती हूँ ना तो हमेशा साउंड का थोड़ा सा इशू आता है। मतलब क्योंकि मेरी जो वोकल है, मेरी वोकल कितनी वॉल्यूम नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम है मेरा। तो जब मैं शोज कर रही होती हूँ तो बहुत कम उसकी आवाज आती है, मुझे भी सुनाई नहीं देती, तो समटाइम कच्चा भी गा देती हूँ। तो फिर मैं जब घर जाती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ हाय इतना कच्चा गाया, बहुत बुरा गाया। तो मैं खुद ही लाइव में हमने तो आपको सुना है और बहुत अच्छा गाया है आपने। आजकल नायाब ये जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलोगे? कोविड की वजह से बिल्कुल अच्छी बात है। लाइक एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। जो गुलकार है वो कभी भी चुप नहीं रह सकते। मतलब मैं हूं ना, मैं घर में सारा दिन गाती रहती हूँ। माँ कहती है तुम क्या हर टाइम मतलब मिन करती रहती हो, हर टाइम मिन करती। घर वाले जो ना वो तंग पड़ जाते हैं, इतना मैं गा रही होती हूँ। उन बच्चों में से तो नहीं तो बाहर वाले के लिए तो ये चीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अच्छा, मुझे यही कहते हैं कि ठीक है। नहीं, एक तो यूजुअली हम जो नए सिंगर्स को सुनते हैं, एक तो आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आवाज का टोन बहुत अच्छा है, और फिर आप सुर में भी हैं बहुत जबरदस्त, तो बड़ा अच्छा हमें लगा। इन दी एंड हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम खत्म करें और आप कोई भी गाना गाते गाते हम पहले इजाजत ले लेते हैं और फिर हम प्रोग्राम खत्म कर लेंगे। क्या ख्याल है? तो आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। हम ऐसा करते हैं कि हम हवाले करते हैं स्क्रीन इस वक्त नायाब के। नायाब, इन दी एंड कोई अच्छा सा गाना हमारे तमाम सुनने वालों के लिए। हमारी मुलाकात एक्सप्रेसो व्यूअर से कल होगी इंशाल्लाह। आप कुछ हमें सुनाइए और हम इजाजत चाहते हैं।